नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम भारत की ग्रामीण लोक कथाओं की गहराई में छिपी दो बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। तूने एक सोई हुई शेरनी को जगाया है। अब तेरा ये गांव जन्मों जन्मों तक इसकी सजा भुगतेगा। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला श्राप है जिसे एक ऐसी महिला ने दिया था जिसका आधा चेहरा भयानक रूप से झुलस चुका था। और ये श्राप उसने तब दिया जब उसे जिंदा एक कुएं में जल समाधि के लिए फेंका जा रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब आज के समय की आधुनिक और शहरी जिज्ञासा सदियों पुराने और निर्दयी ग्रामीण श्रापों से सीधे टकराती हैं। हमारी आज की ये चर्चा इसी मुख्य रहस्य को सामने रखती है। ये दोनों ही कहानियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती हैं कि कैसे शहर से आए लोगों का अति आत्मविश्वास और उनका अज्ञान सालों से सोई हुई अलौकिक ताकतों को जगाने का काम करता है। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है प्राचीन कथाएं। सबसे पहले बात करते हैं बेरमपुर के निशिरमोलों की। ये चार शापित साए हैं जो रात के अंधेरे में अपने कंधों पर एक भारी ताबूत लेकर जंगलों में घूमते हैं। इनका सबसे खौफनाक नियम यही है कि अगर किसी ने गलती से भी इनकी आंखों में देख लिया तो उसकी उसी वक्त मौत तय है। इनका खौफ इतना ज्यादा है कि शनिवार की रात को इनके भारी कदमों की आहट सुनते ही गांव के बड़े बुजुर्ग तक खौफ से अपने घरों में छिप जाते हैं। बम बम बम, बम बम बश। ये वो डरावना मंत्र है जिसे निशिरमोलो लगातार दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। लोक कथाओं में डर का माहौल बनाने के लिए हमारी इंद्रियों का कितनी खूबी से इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। तेज आंधी के बीच कदमों की भारी आहट और ये खौफनाक मंत्र कोई मामूली आवाज नहीं है, बल्कि ये साक्षात मौत की दस्तक मानी जाती है। अब जरा इन श्रापों के समय काल पर नजर डालते हैं। बेरमपुर में राजा सूरजभान का समय करीब 400 साल पुराना है। वहीं पाली गांव में उस विशाल कुएं पर जो आखिरी जानलेवा पंचायत बैठी थी, उसे भी 50 साल बीत चुके हैं। और ठीक 25 साल पहले उस शापित बंजारन को उसी कुएं में जल समाधि दी गई थी। अब आज के समय में इन दोनों गांव में कुछ शहरी लोगों का आगमन होता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये अलौकिक खतरे कितने धैर्य के साथ दशकों और सदियों से अपना इंतजार कर रहे थे। अगर इन दोनों कहानियों के डरावने पहलुओं की तुलना की जाए तो एक तरफ बेरमपुर का रहस्य है, पेड़ों से टपकता रहस्यमयी हरा तरल पदार्थ, एक 400 साल पुराना राजमहल और वो 4 ताबूत उठाने वाले साए। वहीं दूसरी तरफ पाली गांव का दर्दनाक श्राप है, एक झुलसे हुए चेहरे वाली बंजारन जिसे एक सिद्ध पुरुष के श्राप को तोड़ने के लिए 11 बच्चों को जन्म देने पर मजबूर किया गया था। ये ग्रामीण लोक कथाओं के दो बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से भयानक रूप हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, शहरी घुसपैठिए। इन बाहरी लोगों का आना अपने आप में काफी दिलचस्प है। दिल्ली की लैब में काम करने वाली शोधकर्ता मेघना और इशिता अपने प्रोफेसर के दबाव में एक रहस्यमयी अमृत की तलाश में बेरमपुर आती हैं। दूसरी तरफ ध्रुव, विक्की और अनन्या हैं जो रोमांच की तलाश में अपने पुश्तैनी पाली गांव आते हैं। और इनका साथ देते हैं स्थानीय गाइड अनुज और छलावा। इनकी प्रेरणाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा है तो दूसरी तरफ बिना सोचे समझे रोमांच पाने की बेवकूफ़ी भरी चाहत, जैसे कि गांव का कोई जानलेवा श्राप बस एक वीकेंड ट्रिप का हिस्सा हो। यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये लोक कथाएं इन बाहरी लोगों की मौजूदगी पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। बेरमपुर में शोधकर्ताओं के कदम रखते ही बेमौसम आंधी का आना और ठीक उसी समय मुखिया के घर और मंदिर के दियों का रहस्यमयी तरीके से बुझ जाना, इसे क्लासिक हॉरर का चेतावनी का नियम कहा जा सकता है। प्रकृति और वो अलौकिक ताकतें उन्हें वहां से लौट जाने का एकदम साफ संकेत दे रही थीं, जिसे इन तथाकथित समझदार शहरी लोगों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब हम इस चर्चा के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, तांत्रिक रहस्य को डिकोड करना। यह है मृत्युंजय अमृत, जिसे अमरता का अमृत भी कहा जाता है। एक प्राचीन किताब के मुताबिक ये एक रहस्यमयी हरे रंग का तरल पदार्थ है जो केवल पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शोधकर्ता मेघना अपने भयानक सपनों में लगातार एक विशालकाय पक्षी और इसी हरे तरल वाले पेड़ को देख रही थी। देखा जाए तो वो अनजाने में इसी अमृत के खिंचाव में वहां खींची चली आई है। अब जरा पाली गांव के तांत्रिक रहस्य को भी समझते हैं। वशीकरण, यह एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा बंधन अनुष्ठान है। दरअसल बंजारन की मौत के बाद जब उसके श्राप ने गांव में तांडव मचा दिया था, तब महागुरु देवदत्त को बुलाया गया था।
उन्होंने उसकी क्रोधित आत्मा को कुएं के पास उसी खंडर में कैद करने के लिए इसी वशीकरण का इस्तेमाल किया था। ये साफ दिखाता है कि उस श्राप को रोकने के लिए कितने चरम स्तर के तांत्रिक उपायों का सहारा लेना पड़ा था। आत्मा को कैद करने वाले इस जाल की बनावट पर गौर करना बेहद जरूरी है। विशाल बरगद के पेड़ के पीछे एक चक्र बना है, एक गोलाकार प्रतीक जिसके ठीक बीच में एक तारे जैसी आकृति है, और ये पूरा ढांचा प्राचीन संस्कृत के शब्दों से घिरा हुआ है। जब कॉलेज के छात्र उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें हूबहू यही वशीकरण चक्र मिलता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि ये लोक कथाएं कितनी सटीक और विशिष्ट दृश्य बारीकियों पर निर्भर करती हैं। अब इस खौफनाक और सच कहें तो बेहद बेवकूफ़ी भरे अनुष्ठान को कदम दर कदम समझते हैं। छलावा के लाख मना करने के बावजूद ये छात्र उस टूटे हुए अग्निकुंड के चारों ओर हाथ पकड़कर एक घेरे में खड़े हो जाते हैं। वे घेरे की सभी मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन जानबूझकर एक को बिना जलाए छोड़ देते हैं और फिर आत्मा को बुलाने वाला मंत्र पढ़ने लगते हैं ताकि वो आत्मा आकर उस आखिरी मोमबत्ती को जलाए। सोचकर देखिए, एक असली शापित खंडहर में हॉस्टल के कमरे वाला डरावना खेल खेलना, ये एक भयंकर नाटकीय विडंबना है। अब हम इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। भाग 4, जागरण। यहाँ बैरमपुर में तबाही के चरम बिंदु की शुरुआत होती है। 400 साल पुराना वो राजमहल जाग उठता है। भारी तूफान के बीच निशिर मोलो मार्च करते हुए आते हैं। मेघना और इशिता रात के ठीक 12 बजे महल में घुसते हैं और उसी वक्त जंगल की सीमा पर जुआ खेल रहे दो बदनसीब ग्रामीणों के सामने निशिर मोलो का वो रहस्यमयी ताबूत आखिरकार खुल जाता है। उस ताबूत के खुलते ही एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख निकलती है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देती है। यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी का भी दिल दहला दे। पाली गांव के उस खंडहर में जो मोमबत्तियां जल रही थीं, वे अचानक से क्यों बुझ गईं? उन छात्रों ने तो मंत्र इसलिए पढ़ा था ताकि आत्मा आकर उस एक बिना जली मोमबत्ती को जलाए, लेकिन रोशनी होने के बजाय वहां मौजूद सारी की सारी मोमबत्तियां एक ही झटके में बुझ गईं। उस खौफनाक एहसास की बस कल्पना ही की जा सकती है जब उन शहरी छात्रों को समझ में आया कि उनका ये मामूली सा खेल अब पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुका है। और फिर आता है खूब अंधेरा। ध्रुव जैसे ही अपनी टॉर्च चलाता है, पता चलता है कि अनन्या वहां से गायब है, बिना किसी सुराग के। थोड़ी देर बाद जब वे घबराकर छलावा के घर की तरफ भागते हैं तो वह घर के पास एक अंधेरे रहस्यमयी वशीकरण चक्र के अंदर बिल्कुल खाली आंखों से बैठी हुई मिलती है। वशीकरण में बंधी उस बंजारन की आत्मा ने आखिरकार अपना सबसे खौफनाक पलटवार कर दिया है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। एक दिल्ली की शोधकर्ता के सपनों और 400 साल पुराने शापित राजमहल के बीच वास्तव में क्या संबंध है? और बंजारन की प्रताड़ित आत्मा ने अनन्या के दिमाग को अभी किस खौफनाक गहराई में धकेल दिया है? क्या आधुनिक इंसान अपने अहंकार में कभी भी इन प्राचीन शक्तियों पर नियंत्रण पा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।